Hello students, welcome to you all. So this course is the revision course for JEE Advance. Okay, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये रिवीजन कोर्स है और इस कोर्स को वो स्टूडेंट्स फॉलो करें जिन्होंने JEE मेंस क्लियर कर लिया है, या वो स्टूडेंट्स भी इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं जो बहुत कॉन्फिडेंट हैं और जिनके कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर हो चुके हैं और जिनको अब रिवीजन की ज़रूरत है। ठीक है, तो JEE मेंस में वो स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि बहुत अच्छा स्कोर कर ही लेंगे और बहुत कॉन्फिडेंट है, वो इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जिन्होंने अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ढंग से पढ़ी नहीं है। ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स इस कोर्स को फॉलो ना करें और पहले जो थ्योरी कोर्स है उसको फॉलो करें। उसको कंप्लीट करने के बाद ये रिवीजन कोर्स आप लोग करें, अदरवाइज़ आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि हम ये एम कर रहे हैं कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है ढंग से कोर्स, वो रिवीजन के लिए क्या करें, किस तरीके से अपनी पढ़ाई करें, किस तरीके से स्ट्रैटेजी बना करके कम टाइम में अच्छा रिवीजन करें और बहुत अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन हमने इस कोर्स में लिया है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इस कोर्स में हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हर एक टॉपिक के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या हमने थ्योरी कोर्स में पढ़ा रखा है, क्या स्ट्रेस दे करके पढ़ना चाहिए और किस तरीके के क्वेश्चन JEE एडवांस में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बार बार बोलता आ रहा हूँ कि भाई NCERT पढ़ो, NCERT पढ़ो, तो JEE मेंस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है NCERT पढ़ना, बट JEE एडवांस उस तरीके का एग्ज़ाम है कि NCERT की कोई पढ़ने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने से, कुछ कॉन्सेप्चुअल लेवल के, काफ़ी डीप लेवल के क्वेश्चंस करने से JEE एडवांस में फ़ायदा होगा। ठीक है, दूसरी बात, JEE एडवांस में हमें एग्ज़ाम में रश नहीं करना होता है। आपने क्वेश्चन देखा और बहुत तेज़ी से आप लोग अटेम्प्ट करने लगे, ठीक है, तो वो नहीं होता है। इसमें सिलेक्टिव होना पड़ता है, मतलब जो चीज़ आपको बहुत अच्छे से आती है केवल वही क्वेश्चंस करें और सारे क्वेश्चंस करने के चक्कर में आप लोग जो है तुक्के नहीं मारें एग्जाम में। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्चुअली साउंड टॉपिक्स हैं वही आप अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो इस कोर्स में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया टॉपिक वाइज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, दूसरा क्या क्या टॉपिक्स हैं जो स्ट्रेस दे करके पढ़ने हैं, और फिर एक बहुत अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन आप लोगों को मिलेगा, आप उसे प्रिंट ले लीजिए। वो क्वेश्चंस आप लोग फिर अटेम्प्ट करेंगे और अटेम्प्ट करने के बाद फिर हम उसके सॉल्यूशंस आप लोग देख सकते हैं और आप लोग ये भी असेस कर सकते हैं कि आपसे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और इन केस गलती हो रही तो कहाँ हो रही है। और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में हम ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे कि इस पर ये क्वेश्चन तो चलो आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया, और क्या क्या क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज फर्स्ट टॉपिक से, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू यू ऑल। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने आप लोगों को दो तरीके से पढ़ाया हुआ है। पहला इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, एंड सेकेंड एसिड स्ट्रेंथ, बेस स्ट्रेंथ। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर JEE मेंस एंड ऑल्सो फॉर JEE एडवांस। ठीक है, एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसमें दोनों पेपर में से एक एक क्वेश्चन, ठीक है, आपसे पूछा जाए और मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मिनिमम 1 क्वेश्चन तो खैर इसमें आता ही है। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का एक क्वेश्चन और एसिड बेस स्ट्रेंथ का एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और नॉर्मली ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी होते हैं और जिन्होंने ढंग से फॉलो किया है कोर्स उसके लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ईजी होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरिएशन इस तरीके के टॉपिक में नहीं होता है, इसलिए जो क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस से आप आसानी से JEE एडवांस में ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में क्या क्या आपको रिवाइज करना है। सो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था परमानेंट इफेक्ट्स, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट होता है, ठीक है, डिस्टेंस के साथ डिक्रीज करता है। इट इज़ अ वीक इफेक्ट, दो टाइप से होता है, प्लस आई और माइनस आई। तो माइनस आई की सीरीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, कंपेयर करना आना चाहिए कि इस ग्रुप का माइनस आई ज़्यादा है, किस ग्रुप का माइनस आई कम है। ठीक है, और याद है आप लोगों को मैंने बताया भी था NF3+, NR3+,
ठीक है। इसके बाद NH3+, NO2, साइनाइड, सल्फोनिक एसिड, C डबल बॉन्ड OH, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ओके, एंड देन C डबल बॉन्ड OR, ईथर, अल्कोहल, अल्काइन, फिनाइल, अल्कीन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसके बारे में अपन बातचीत कर चुके हैं। इसके अलावा भी कई सारे ग्रुप्स हैं जिनका -I हम कंपेयर कर चुके हैं, और -I का एप्लीकेशन है जो थोड़ा बहुत पूछे जाने के चांसेस हैं, वो ये है कि -I इफेक्ट से कार्बन आयन की स्टेबिलिटी तो बढ़ती है और कार्ब केटायन और फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी कम होती है। हालांकि ये बहुत वीक इफेक्ट है और इसके कंपैरिजन में कई और इफेक्ट्स हैं जो बहुत स्ट्रांग होते हैं, और जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो नॉर्मली इंडक्टिव इफेक्ट तो इग्नोर ही हो जाता है। ठीक है, +I इफेक्ट के बारे में बातचीत कर चुके हैं। +I इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, CH2-, NH-, O-, C डबल बॉन्ड O-, देन टर्शरी अल्काइल, 2 डिग्री अल्काइल, 1 डिग्री अल्काइल एंड देन मिथाइल। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखें, CT3 का +I सबसे ज़्यादा होता है, फिर CD3 का और फिर CH3 का। ठीक है, तो इस तरीके से +I इफेक्ट के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और +I इफेक्ट क्या करते हैं, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को तो कम करते हैं, और जो कार्ब केटायन और रेडिकल है इनकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। और इस पर भी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए कर चुके हैं। ठीक है, तो +I मतलब कार्ब केटायन को स्टेबल बनाएगा या रेडिकल को स्टेबल बनाएगा। कार्ब केटायन और रेडिकल दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाएगा, -I। ठीक है, सो -I इफेक्ट कार्ब केटायन और रेडिकल की स्टेबिलिटी को कम करते हैं। तो इसके बारे में हमने कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं, और ठीक है, आप मतलब मेरे ख्याल से 10 मिनट तक आप थोड़ा और देख करके, अगर मान लीजिए आप नोटबुक से पढ़ते हैं तो 10-15 मिनट से ज़्यादा इससे देना नहीं है, और अगर मान लीजिए आप वीडियो से पढ़ते हैं तो 10-15 मिनट में फटाफट रिवाइंड करके देख लीजिए -I +I क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद में हमने डिस्कस किया था रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। रेजोनेंस इफेक्ट मतलब एक तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की ड्राइंग जो हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ी हुई है, लेकिन अब आपको डिटेल में नहीं पढ़नी है। ठीक है, अब आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना पहले से आता है, और अब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की ड्रॉ करने की ज़रूरत भी नहीं है। रेजोनेंस हाइब्रिड वगैरह आप लोग जानते हैं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत कम ही आते हैं जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हैं मॉलिक्यूल के ये बताना है। ठीक है, या रेजोनेंस हाइब्रिड पहचानने के लिए क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने डिस्कस किया था कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटीज ऑफ RS। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी का कंपैरिजन हमने किया था, और इसमें हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस किए थे, और ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, मैं ये कहूँगा कि इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, सॉरी नंबर ऑफ सिग्मा और एटम्स की लोकेशन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए मस्ट कंडीशन है, क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। सबसे पहले हम पाई बॉन्ड काउंट करते हैं, जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड होंगे उतनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। फिर हम क्या देखते हैं, एक बार आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट कर लिए और अगर बराबर आ रहे हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि सारे आइटम्स का ऑक्टेट पूरा हो। फिर अगर मान लीजिए ऑक्टेट भी पूरा है दोनों में, तो फिर हम देखते हैं यार ऑपोजिट चार्जेस अगर आ रहे हैं या नए चार्जेस का डेवलपमेंट हो रहा है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। अगर मान लीजिए कि नए चार्जेस भी नहीं आ रहे हैं या बराबर हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि भाई ऑपोजिट चार्जेस हैं तो जितना क्लोज होंगे उतना स्टेबल होंगे, और लाइक चार्जेस है तो जितना दूर होंगे उतना स्टेबल होंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि ये भी सेम है तो फिर हम ये देखते हैं कि माइनस चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर ज़्यादा स्टेबल होगा और प्लस चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, इसके अलावा हमने फ्राइस रूल देखा था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें ज़्यादा बेंजीन रिंग्स है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। केटायन जो होगा वो ज़्यादा कार्बन से सराउंडेड होगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा, और एनायन अगर होगा तो लेस कार्बन से अगर सराउंडेड होगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो इसमें भी आपको थोड़ा टाइम देना है, 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट आप लोग दे सकते हैं कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटीज़ ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और आगे बढ़ें। ठीक है, तो इसमें आपकी नोटबुक से अगर पढ़ रहे हैं तो 10-15 मिनट दे दीजिए, वीडियो से पढ़ रहे हैं तो रिवाइंड फॉरवर्ड मतलब फॉरवर्ड करके फास्ट वगैरह देख करके 15 मिनट के अंदर आप इसको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट देखें, क्वेश्चंस की सॉल्विंग अब आपके लिए उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ है, लेकिन खुद से आपको करना है। जो क्वेश्चन इलस्ट्रेशन में है वो तो आपने पहले से पढ़ ही रखे हैं, जो नए क्वेश्चन हम लोग अभी आपको देंगे वो क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी। इसके बाद जो सेकेंड जो टॉपिक है दैट इज अबाउट द बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट,
एक चीज़ का और ध्यान रहे, कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आरएस में मैंने आपको बताया एरोमेटिसिटी जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे दे विल बी हाईली स्टेबल और एंटी एरोमेटिक होंगे दे विल बी वेरी वेरी लेस स्टेबल। तो ऐसा ही रिफ्लेक्ट होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी में भी। अगर एरोमेटिक बन रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो दैट विल बी हाईएस्ट स्टेबिलिटी, एंड अगर एंटी एरोमेटिक बन रहा है तो लोअर स्टेबिलिटी होगा। फिर अगर अपन बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है दो एटम्स के बीच में इफेक्टिवली कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। और जहाँ पे भी रेजोनेंस फिनोमिनन आता है वहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, फ्रैक्शनल वैल्यूज भी अज्यूम करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, जैसे कि हमने बात की थी आइडेंटिकल अगर आरएस है तो बॉन्ड ऑर्डर हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, और बॉन्ड ऑर्डर हमने कैलकुलेट किया था सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा, और इसको अपन जैसे इस पर्टिकुलर केस में 3/2 या 1.5। लेकिन अगर नॉन आइडेंटिकल आरएस है, जैसे मान लीजिए कि फिनॉल है या फिनॉक्साइड आयन है, तो इसका आरएस हमने बनाया, तो आप देखोगे एक में 1 बॉन्ड है एक में 2 बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 1 और 2 के क्या रहेगी, बीच में रहेगी। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 1 और 2 के बीच में होगी, और ऐसे में हम कैलकुलेशन तो नहीं कर सकते हैं। जब कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं तो कंपैरिजन इंपॉर्टेंट हो जाता है, कंपेयर करना। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा है किसका कम है, और बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घट जाएगी, बट इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी तो अपने आप ही बढ़ेगी। ठीक है, तो इस तरह की कंपैरिजन पहले इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद इक्विवेलेंट ऐसे किए थे हमने, फिर एक इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर एक नॉन इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद अनदर नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इस तरीके की कंपैरिजन हमने खूब किए हुए हैं, और इस पर थोड़ा स्ट्रेस दे करके आप, ठीक है, 30 मिनट्स करीब आप इसको पढ़ें। और अगर मान लीजिए नोटबुक से हैं, मतलब 30 मिनट्स तो नहीं, लेकिन हाँ 20 मिनट्स ज़रूर पढ़ें, और जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझें, और इसके बेसिस पर क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि बॉन्ड ऑर्डर को आप ढंग से पढ़ें। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पहले थ्योरी लेक्चर्स में लिए हुए हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को अभी जो हम लोग स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें भी हैं, और इसको पहले आप लोग पढ़ लें ढंग से, और नहीं पढ़ा है तो, और पढ़ा है तो फिर कोई टेंशन नहीं है, और नहीं पढ़ा है तो फिर आप इसको पढ़ लें। कुछ इलस्ट्रेशन भी क्लासेस में लिए हुए हैं, उनको आप लोग फॉलो कर लीजिए, और फिर जो क्वेश्चन हैं उनको आप अटैम्प्ट करें। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है। जैसे मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ कि अगर हमारे पास में ये स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर है, तो इन दोनों में हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करना है अल्फा बीटा का। तो आप ये देखोगे कि भाई पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर इधर जा रहा है, तो लेफ्ट वाली रिंग एरोमेटिक और राइट वाली रिंग भी एरोमेटिक बन जा रही है, और इसमें अगर आप देखोगे तो लेफ्ट इज एंटी एरोमेटिक एंड राइट एरोमेटिक बन जा रही है। तो हमने डिस्कस भी किया हुआ है कि भाई ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल है, क्योंकि वॉट एवर स्टेबिलिटी इज गेन्ड इन एरोमेटिक सिस्टम इज लॉस्ट इन एंटी एरोमेटिक सिस्टम। तो ये वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल रहेगा, इन दोनों में से ये स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, अल्फा और बीटा का हम कंपेयर करेंगे। सो अल्फा के केस में इट विल बी मोर लाइक सिंगल बॉन्ड, और बीटा के केस में इट विल बी मोर लाइक डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर का कंपैरिजन भी किया जा सकता है। एक क्वेश्चन और मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आ जाता है तो आपने इसका आरएस बनाया, यू विल फाइंड कि डबल बॉन्ड से ये क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ आरएस बनेंगे, जिसमें सी और ओ के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और इसमें लेस नंबर ऑफ आरएस बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो एक डबल है और 2 सिंगल है, इसमें एक डबल है एक सिंगल है। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि भाई अल्फा और बीटा में से बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा होगा, तो मैं ये कहूँगा कि जो बॉन्ड ऑर्डर है अल्फा और बीटा में से, ये अल्फा का कम हो जाएगा बीटा से, क्योंकि अल्फा में क्या हो रहा है, ज़्यादा नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं, और बीटा में एक डबल आ रहा है और एक सिंगल आ रहा है। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू बीटा की ज़्यादा होगी, और अकॉर्डिंग टू दैट बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी के बारे में हम लोग बातचीत कर सकते हैं। ओके, तो हमने बातचीत करी बॉन्ड
ऑर्डर की। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट बात है वो है एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी जो है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और जो मॉलिक्यूल्स हाईली स्टेबल होते हैं, ठीक है, साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन दे आर एरोमेटिक, एंड साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड 4n pi इलेक्ट्रॉन दे आर एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो इसके बारे में हमने काफ़ी बातचीत की थी। लोकलाइज लोन पेयर क्या होते हैं, डीलोकलाइज लोन पेयर क्या होते हैं, इसके बारे में हमने बातचीत की थी। ठीक है, और इसके अलावा हमने सिंगल साइक्लिक मॉलिक्यूल्स में एरोमेटिसिटी कैसे चेक करते हैं, ठीक है, मल्टीपल साइक्लिक मॉलिक्यूल्स में कैसे चेक करते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में बातचीत की थी। एनुलिन्स हमने डिस्कस किए थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इन पे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, इंटीजर टाइप। सिंगल करेक्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक, स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, और अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। मल्टीपल करेक्ट में भी आ सकते हैं, ऑल्सो इंटीजर टाइप में आ सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस दे दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि इनमें से यू हैव टू सिलेक्ट द कंपाउंड्स विच आर एरोमेटिक, ठीक है, और नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। तो इसके बारे में भी हमने काफ़ी बातचीत कर चुकी है। ठीक है, तो इसके आप लोग क्या करें, थोड़ा सा टाइम ले लें, 15-20 मिनट ले लें और जो भी वीडियोज़ हैं उनको फटाफट फॉरवर्ड करके देख लें, या अदरवाइज़ अगर आपके पास में नोटबुक में लिखा हुआ है तो उसको फटाफट स्कैन कर लें और क्वेश्चंस पर सीधे आ जाएं। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे आ सकते हैं, रिएक्शन विद सोडियम। तो सोडियम के साथ में कौन रिएक्शन करेगा, तो सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। जैसे मान लो इसकी रिएक्शन अपन सोडियम के साथ करा दें। सोडियम आप जानते ही हो, सोडियम मेटल इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। तो ऐसे बैलेंस कर लें। अब यहाँ पर क्या अनस्टेबल क्यों है, अनस्टेबल इसलिए क्योंकि इसके पास 4n pi इलेक्ट्रॉन। अब अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इट विल कन्वर्ट इनटू डायनाइन एंड इट इज एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, सॉरी एरोमेटिक आयन। तो इसको अपन ऐसे बैलेंस करके लिख सकते हैं कि भाई ये एरोमेटिक कंपाउंड है। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और इनको थोड़ा सा आप फोकस करें। लेकिन कई बार क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड से सोडियम की रिएक्शन करा दें, क्या ये पॉसिबल रिएक्शन है? अगर हम इसकी रिएक्शन सोडियम से कराते हैं तो क्या होगा, कुछ लोग ऐसे लिख देंगे, पर प्रॉब्लम ये है कि ये तो है 6 pi इलेक्ट्रॉन के साथ एरोमेटिक और ये क्या है 8 pi इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी एरोमेटिक। दिस इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो जो एंटी एरोमेटिक है वही रिएक्शन कर सकते हैं लिथियम के साथ, सोडियम के साथ, पोटेशियम के साथ। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं उनके साथ रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, कुछ ऐसी भी रिएक्शंस आ जाती है जिसमें लुईस एसिड बेस रिएक्शंस हो सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि हमने टब शेप पढ़ा था, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। तो साइक्लोऑक्टाटेट्राइन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्या होगा, बेसिकली इट विल कन्वर्ट इनटू ए प्लेनर डायनाइन। इट विल कन्वर्ट इनटू प्लेनर डायनाइन। ठीक है, और ये क्या होगा, ये 8 pi इलेक्ट्रॉन था, यहाँ 10 pi इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये एरोमेटिक बन जाएगा। या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि भाई ये प्लेनर बन जाएगा। तो साइक्लोऑक्टाटेट्राइन इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम और सोडियम और पोटेशियम, इट कन्वर्ट्स टू डायनाइन मॉलिक्यूल, सॉरी डायनाइन कंपाउंड, एंड इट इज व्हाट विद 10 pi इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 10 pi इलेक्ट्रॉन के साथ इट विल बिकम एरोमेटिक। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं अबाउट द रिएक्शन विद लुईस एसिड। तो लुईस एसिड्स के लिए अगर अपन बात करें तो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो हैलाइड्स हैं। ठीक है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है या आयोडाइड है। तो इनकी रिएक्शन अगर अपन किसी लुईस एसिड से कराते हैं, फॉर एग्जांपल AlCl3, तो क्या होगा, ये इस पर रिएक्शन शो करेगा और इस तरीके ट्रांजिशन स्टेट बनेगा और फिर ये इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर हो जाएगा। इट विल कन्वर्ट इनटू AlCl4 नेगेटिव एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और भी लुईस एसिड्स हैं जो ये काम कर सकते हैं। या मान लीजिए कि ये दिया जाए एंड रिएक्शन विद आइदर AlCl3 और SbCl5 और रिएक्शन विथ Ag+ आयंस। ठीक है, या फिर ZnCl2
तो आप सोचेंगे कि भाई यहाँ पे भी कैटायन बना देते हैं, बट ऐसा होगा नहीं। रीजन इज ये एंटी एरोमेटिक है, दैट इज रियली नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये इम्पॉसिबल रिएक्शन है क्योंकि इससे एंटी एरोमेटिक बन रहा है। ध्यान रहे, अगर Ag+ लेते हैं, जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया जाता है, तो Ag+ लिया जाता है तो इट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, कैटायन एंड AgCl। एंड AgCl सिल्वर सॉल्ट जो होते हैं दे आर हैवी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत कम होता है और ये PPT बना लेते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके कलर भी याद रखना जरूरी है, AgCl, AgBr, AgI। ठीक है, दिस इज वाइट कलर्ड, दिस इज पेल येलो एंड दिस इज व्हाट, येलो। मैंने बताया था आपको येलो येलो डर्टी फेलो नहीं, AgI। ठीक है, सो AgI का कलर येलो होगा और आइडोफॉर्म का कलर भी येलो होगा। ये दोनों ही क्या होंगे, येलो येलो। ठीक है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एंड दिस इज लुईस एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर लुईस बेस का काम ये अल्काइल हैलाइड कर रहा है और ये लुईस एसिड है। फिर पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है, फिर कैटायन, अगर तभी बनेगा कैटायन जब एरोमेटिक होगा। एंटी एरोमेटिक के केस में कैटायन बनने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से हो सकते हैं। तो थर्ड टाइप के जो क्वेश्चन इस पर आ सकते हैं, दे आर रिलेटेड टू व्हाट, एसिड बेस रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, आपसे पूछा जाए कि आपके पास ये दो एसिड्स हैं, इन दोनों में से कौन सा एसिड स्ट्रांग है। ठीक है, कौन सा एसिड स्ट्रांग है, तो काफ़ी इजी है ये बता पाना, क्योंकि जैसे आप इसमें से प्रोटॉन एलिमिनेट करेंगे यू विल फाइंड कि ये एंटी एरोमेटिक बन रहा है। यहाँ से आप यहाँ से आप प्रोटॉन एलिमिनेट करेंगे तो यू विल फाइंड कि ये क्या बन रहा है, एंटी एरोमेटिक बन रहा है। और यहाँ से आप प्रोटॉन एलिमिनेट करेंगे देन यू विल फाइंड कि ये एरोमेटिक बन रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा स्टेबल एरोमेटिक होगा और इसीलिए एसिड स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होगी। तो जिसके भी एनायंस जो H+ एलिमिनेट करने के बाद एरोमेटिक बनते हैं वो स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। इनको और ऐसे रिलेट किया जा सकता है, मान लो यहाँ पर NO2 ग्रुप लगा दें तो ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, क्योंकि बनने वाला एनायन क्या है, एरोमेटिक है और NO2 ग्रुप और ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है इसको, -M इफेक्ट्स। ठीक है, तो इसलिए और स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो ये एक एसिड स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस हैं जिसमें जो कॉन्जुगेट बेसिस बोल सकते हैं हम इसको, या कॉन्जुगेट एनायन बोल सकते हैं हम इनको, वो एरोमेटिक नेचर है तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और एंटी एरोमेटिक तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होंगे, वीक एसिड होगा। ठीक है, इसके बाद कुछ बेस स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर जो लोन पेयर है ये पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक है। अगर ये प्रोटोनेट होगा तो यहाँ स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बिकॉज इट इज sp3 नाइट्रोजन, इट इज sp2 नाइट्रोजन। ठीक है, और यहाँ अगर प्रोटोनेशन होगा तो यहाँ स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, इसका रीज़न ये है कि ये सिस्टम है एंटी एरोमेटिक, तो इसको तो मज़ा आ जाएगा अगर ये नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाए, sp3 नाइट्रोजन आते ही नॉन एरोमेटिक, और यह सिस्टम जो है दिस इज एरोमेटिक सिस्टम, और ये एंटी एरोमेटिक में कन्वर्ट होगा तो इसकी वाट लग जाएगी। ठीक है, तो इसकी तो नेचुरल टेंडेंसी बिल्कुल नहीं प्रोटॉन गेन करने की, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा है, तो मैं ये बोलूँगा कि ये बेस स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। ओके, इसके बाद में हाइड्रोजनेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाइड्रोजनेशन, इसमें देखो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। ये कंपाउंड का नेचर है एंटी एरोमेटिक, ये बात अपन पहले कर चुके हैं। आउटर जो रिंग है इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका हाइड्रोजनेशन कराया 1 इक्विवेलेंट, तो क्या होगा बताओ। 1 इक्विवेलेंट से अगर हम कराएंगे तो जो साइड वाला है डबल बॉन्ड इसका रिडक्शन हो जाएगा, और साइड वाला रिडक्शन हो जाएगा तो ये बन जाएगा।
ठीक है, तो ये हाइड्रोजनेशन प्रोडक्ट हो जाएगा। तो आप बहुत सारे बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं कि वाई नॉट बेंजीन, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा क्योंकि ये एरोमेटिसिटी इससे लूज हो जाएगी, जबकि इसमें एरोमेटिक रिंग तो इंटैक्ट है, लेकिन एंटी एरोमेटिक रिंग का क्या हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं। और एसिड स्ट्रेंथ हो गया, बेस स्ट्रेंथ हो गया, फिर इसके बाद में अल्काइल हैलाइड लुईस एसिड बेस नेचर हो गया, ठीक है, हाइड्रोजनेशन हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस का पूछा जाना बनता है, और यही तो कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके वजह एग्जाम को क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर एरोमेटिसिटी पे कोई क्वेश्चन आता है तो इसी के आसपास ही फ्लोट करता है। ठीक है, तो हमने रेजोनेंस इफेक्ट में देखा भाई बॉन्ड ऑर्डर, एरोमेटिसिटी, देन रेजोनेंस एनर्जी। तो फोर्थ पॉइंट है रेजोनेंस एनर्जी, इसका रिवीजन करें। रेजोनेंस एनर्जी इज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसको कंपैरिजन के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और आपसे कंपेयर करा लेंगे कि भाई रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज़्यादा है। सबसे पहले उन मॉलिक्यूल्स की रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी जो एरोमेटिक होंगे, और उनकी कम होगी जो एंटी एरोमेटिक होंगे। तो एरोमेटिक सबसे ज़्यादा, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। ठीक है, इसके बाद में जो इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग होते हैं उनकी रेजोनेंस एनर्जी अनइक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग से ज़्यादा होती है। फिर थर्ड पॉइंट है जिसमें ज़्यादा एटम रेजोनेंस में पार्ट लेते हैं उनकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, चार्ज की बात आ जाती है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, और माइनस चार्ज है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं, फ्राइस रूल से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो बहुत सारे रूल्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, और इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एग्जाम में पूछे जाएँ। ठीक है, जैसे बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है, फ्यूरान है हमारे पास, तो इसमें आपको 15 मिनट से ज़्यादा नहीं देने हैं, और 15 मिनट में आप लोग इसका रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे। जैसे फ्यूरान और ठीक है पायरोल, इनमें अगर अपन रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे ऑक्सीजन पे प्लस डेवलप होगा, और यहाँ आप देखोगे नाइट्रोजन पे प्लस डेवलप होगा। ज़्यादा स्टेबल क्या है, ज़्यादा स्टेबल है ठीक है नाइट्रोजन पे प्लस, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कंपेयर करें रेजोनेंस एनर्जी इन दोनों में, ठीक है, तो ये इसकी ज़्यादा होगी क्योंकि आइडेंटिकल आरएस बनाएगा, तो रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इस तरीके के कंपैरिजन रेजोनेंस एनर्जी के पूछे जा सकते हैं। आपके पास नोटबुक है, आप तुरंत रिवाइज करें, आपके पास वीडियोज़ हैं, फटाफट फास्ट फॉरवर्ड करके और क्वेश्चंस का रिवीजन करके आप लोग तैयार हो जाएं नए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जिससे कि हम कैटायन एनायन की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं, वो भी रेजोनेंस का ही पार्ट है, दैट इज प्लस एम एंड माइनस एम इफेक्ट। सो प्लस एम माइनस एम इफेक्ट, इसको प्लस आर भी कहा जाता है और इसको माइनस आर भी कहा जाता है। ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट। और ऐसे ग्रुप्स या ऐसे आइटम्स या ग्रुप ऑफ आइटम्स जिनमें फर्स्ट आइटम के पास लोन पेयर है वो प्लस एम शो करते हैं। बहुत सारे हमने डिस्कस किए हुए हैं, टेबल लेवल बना करके डिस्कस किया हुआ है। जैसे ये पहला आइटम है लोन पेयर, तो ये भी प्लस एम शो करेगा, ये भी प्लस एम शो करेगा। लेकिन अगर ऐसा दे दिया है सी डबल बॉन्ड ओ आर, तो फर्स्ट आइटम के पास लोन पेयर नहीं, ये नहीं शो करेगा, ये शो करेगा, ये शो करेगा। ठीक है, ऐसे ग्रुप्स क्या शो करते हैं जिसमें एक्स डबल बॉन्ड वाई हो और वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स से ज़्यादा है, ऐसे ग्रुप माइनस एम शो करता है। ठीक है, तो ये ग्रुप क्या हो जाएंगे प्लस एम, और ये ग्रुप क्या हो जाएंगे माइनस एम हो जाएंगे। ठीक है, और भी ऐसे ग्रुप्स हो सकते हैं सी डबल एन ओ टू माइनस एम। तो जो प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट है वो किस पर लगते हैं, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगते हैं। ठीक है, मेटा पोजीशन पर केवल इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। ठीक है, प्लस आई या माइनस आई। तो जब भी क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आप क्या करेंगे, कैटायन की एनायन की स्टेबिलिटी पूछी जाए तो कैटायन की स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाते हैं, जो प्लस एम होते हैं, कौन कम करते हैं, जो माइनस एम होते हैं। जैसे OH है, NO2 है, तो ये ग्रुप जो है दिस इज प्लस एम, ये ग्रुप जो है दिस इज माइनस एम। तो कैटायन की स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाते हैं, प्लस एम, फिर प्लस एच, फिर प्लस आई, कौन कम करते हैं, माइनस आई, माइनस एच, माइनस एम। तो कैटायन के लिए और रेडिकल के लिए ये ऑर्डर रहेगा। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा। और कार्ब एनायन के लिए अगर अपन देखें, मान लीजिए पैरा पे अपन ने NO2 लगा दिया,
तो यहाँ पर क्या उल्टा है, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा -m, फिर -h, फिर -i, कम करेगा +i, +h, +m। तो ये जो ग्रुप है ये शो कर रहा है +m, ये शो कर रहा है -m, और ये -i शो कर रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा ये फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकेंड, और ये हो जाएगा थर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेबिलिटी का कंपैरिजन आपको करना आना चाहिए। ये ऑर्डर किसके लिए, कैटायन रेडिकल के लिए, ये ऑर्डर किसके लिए, कार्बन आयन के लिए, ठीक है। और इसके अलावा भी हमने पूरी टेबल बनाई हुई है कैटायन और एनायन और रेडिकल्स के लिए स्टेबिलिटी का कंपैरिजन कैसे करते हैं, तो वो भी आप लोग एक बार फॉलो कर सकते हैं। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस पर भी क्वेश्चंस के पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंस इफेक्ट में क्या क्या पूछा जा सकता है, बॉन्ड ऑर्डर, एरोमेटिसिटी, ठीक है। इसके अलावा कैटायन एनायन रेडिकल की स्टेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ +m -m, ठीक है। और इसके अलावा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी या रेजोनेंस एनर्जी की स्टेबिलिटी का कंपैरिजन। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन या कॉलम मैचिंग, इनमें पूछे जा सकते हैं। कॉलम मैचिंग में आपको लेफ्ट साइड में ग्रुप दे देंगे, राइट साइड में बोलेंगे कि भैया इसका क्या इफेक्ट है, +i है, -i है, +m है, -m है, ठीक है। बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा घटाएगा, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन दिया जाता है, तो आपसे पूछा जाए कि भाई हमारे पास दो ये कंपाउंड है और इन दोनों में से किस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो क्या आप बता सकते हैं। ये जो ग्रुप है दिस इज़ +m ग्रुप और ये ग्रुप -m ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा किससे होगी, +m से, फिर +h से, फिर +i से। डिक्रीज होगी किससे, -i से, -h से और -m से, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा इन चीज़ों को, ठीक है, ढंग से पढ़ें। और मेरे ख्याल से कैटायन और एनायन और रेडिकल की स्टेबिलिटी के लिए भी 20 मिनट से ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है। और इतने टाइम में आप लोग किसी भी तरीके से 20-25 मिनट्स में वीडियो को फॉरवर्ड करके देखें, या आपके पास जो नोटबुक है उसमें फटाफट स्कैन करके और रेडी हो जाएं नए क्वेश्चंस को करने के लिए। ओके, तो ये इफेक्ट्स पूरे करने के बाद फिर आप स्टार्ट करें हाइपर कॉन्जुगेशन। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ बीच में +h -h, दिस इज बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इज वेरी सिमिलर इफेक्ट टू +m -m। और जो सारे अल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो क्या शो करते हैं, +h, और CCl3 क्या शो करता है, -h। इसके बारे में भी डिटेल में बात कर चुके हैं। और ये इफेक्ट भी केवल ऑर्थो और पैरा पर ही अप्लाई होते हैं, मेटा पर केवल एक ही इफेक्ट लगेगा, +i या -i, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात है जो हम पहले भी कर चुके हैं, +h इफेक्ट का अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये ऑर्डर रहेगा, और +i का अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये ऑर्डर रहेगा, ठीक है। एंड +h इफेक्ट, ठीक है, क्या होता है, इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट कंपेयर्ड टू +i इफेक्ट, ठीक है। तो जहाँ +h लगता है वहाँ +h से ही डिसाइड करते हैं, और जहाँ पर +h नहीं लगता है वहाँ पर फिर हम +i से डिसाइड करते हैं। इसके बारे में भी काफ़ी क्वेश्चन हमने कैटायन एनायन रेडिकल की स्टेबिलिटी में किए हुए हैं, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, हैलोजन ग्रुप्स जो होते हैं ये +m और -i दोनों शो करते हैं, बट इन दोनों इफेक्ट में से ज़्यादा डोमिनेटिंग -i होता है। तो जहाँ पे भी क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पर आपको -i इफेक्ट अप्लाई करना है। दूसरी बात, जो क्लोरीन ग्रुप है इसमें एक और इफेक्ट है -m इफेक्ट, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल। तो जैसे हमने पढ़ा भी था कि अगर मान लीजिए यहाँ पर एनायन है और यहाँ फ्लोरीन है, एनायन है और क्लोरीन है, तो इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, क्योंकि ये -m इफेक्ट लगा पाएगा और ये केवल -i लगा पाएगा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो +h और -h के बेसिस पर हमने कैटायन एनायन रेडिकल की स्टेबिलिटी को कंपेयर किया। इसको भी थोड़ा रिवाइज करें, 5 से 10 मिनट इस पर दें, ठीक है। और हाइपर कॉन्जुगेशन 3 टाइप से, मतलब 4 टाइप से हमने डिस्कस किया था। पहला अल्कीन पर, दूसरा हमने कैटायन पर डिस्कस किया था, थर्ड ऑन रेडिकल, एंड फोर्थ ऑन व्हाट, द बेंजीन, ठीक है, +h -h इफेक्ट। तो ये तो बात हुई बेंजीन की। अब इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे अपन ने देखा कि ये +1 ग्रुप है, या मान लीजिए इनमें कंपैरिजन आ जाता है किसका +h ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली इसका ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें अल्फ़ा 3 है, इसमें अल्फ़ा H 1 है, ठीक है, उसमें 3 है। तो इस तरह के कंपैरिजन जो बेंजीन से रिलेटेड है वो तो आप जानते ही हैं।
ठीक है। और नहीं जानते हैं तो आप ये वीडियोस फॉलो ना करें, पहले आप अपने कॉन्सेप्ट डेवलप करें, उसके बाद इन वीडियोस पर आएँ, अदरवाइज आपका नुकसान होगा, कॉन्फिडेंस लूज होगा। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, तो अब मैं उनको रिवाइज करा सकता हूँ। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं जिस प्लेटफॉर्म से मैं उनका और लेवल और बढ़ा सकता हूँ। लेकिन हाँ, अगर आपने नहीं किया है तो पहले वो काम करें जो बेसिक्स हैं। ठीक है, बेसिक्स करने के बाद फिर आप इन वीडियोस पर आ जाएं। ठीक है, तो इसके अलावा फिर हमने अल्कीन पे डिस्कस किया था। तो अल्कीन की स्टेबिलिटी हमने कंपेयर की थी ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा एच। जैसे इसमें अगर अपन देखें तो अल्फा एच 12 होंगे, इसमें देखें तो अल्फा एच 4 होंगे, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, ये ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि कॉन्जुगेटेड है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी के बेसिस पर जैसे मान लो कई सारे क्वेश्चन हमने किए थे अल्कीन की स्टेबिलिटी के, इन दोनों में ये ज़्यादा स्टेबल होगा। इसमें अल्फा एच 3, 6, 8, 10 होंगे, इसमें 3 होंगे। ठीक है, तो एक बार अपन ने अल्कीन की स्टेबिलिटी कंपेयर कर ली तो फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है HOH और HOC समझना। तो HOH इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड HOC इज हीट ऑफ कंबशन। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। So hydrogenation is basically the process of conversion of alkene to alkane. ठीक है, alkene to alkane। ठीक है, तो इस तरीके का ये प्रोसेस है। और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे पहले आप नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट करते हैं। HOH is directly proportional to number of pi bond. Basically it is the amount of heat release per mole of the molecule. तो जितने ज़्यादा पाई होंगे उतने ज़्यादा पाई टूटेंगे, ज़्यादा सिग्मा बनेंगे, जितने ज़्यादा सिग्मा बनेंगे उतना ही हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगा। अगर पाई बॉन्ड बराबर है, if pi bond equal, then we can compare it on the basis of stability. तो जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसका HOH क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके बारे में भी हमने काफ़ी बातचीत की हुई है। जैसे मान लो कि आपसे पूछा जाए कि एक ये अल्कीन है, एक ये अल्कीन है। ठीक है, आपको HOH कंपेयर करना है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें अल्फा H 5 है और इसमें अल्फा H 2 है। ये अनस्टेबल है, इसका HOH ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे अगर अपन यहाँ देखें सो इफ़ वी हैव 2 मॉलिक्यूल्स, यहाँ डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड है, यहाँ नहीं है, ये अनस्टेबल है, तो इसका HOH ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी काफ़ी बातचीत कर चुके हैं हम लोग। 10 to 15 मिनट्स आप इसको रिवाइज कर लें। पूरे कंसंट्रेशन के साथ करोगे तो 10 to 15 मिनट्स में हो जाएगा, और अगर पूरे कंसंट्रेशन के साथ नहीं करोगे टाइम भी ज़्यादा लगेगा और ऐसे पढ़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जब भी काम करें पूरे अटेंशन के साथ करें। अगर आप पूरे अटेंशन के साथ काम नहीं कर रहे हैं तो फिर आप रेस्ट करें। ठीक है, देखो ये पढ़ाई नहीं है, लड़ाई है, और लड़ाई में हमें आगे निकलना है। ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स कभी फेल नहीं होते हैं। ठीक है, होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उन टॉपिक्स में तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही होने ही चाहिए। ठीक है, HOC पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हीट ऑफ कंबशन। So combustion basically is a process of conversion of a hydrocarbon into CO2 and H2O। ठीक है, और इसके लिए अपन बैलेंसिंग भी कर सकते हैं, x plus y/4। तो इट इज a reaction in which the amount of heat is released, exothermic process। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होगा, हीट रिलीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन आइटम अगर ज़्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन हमने किया था, तो जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स होंगे उसका HOC ज़्यादा होगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और बात बता दूं मैं आपको, अगर मान लीजिए नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स सेम है
तो फिर हम वैसे ही कंपेयर करते हैं जैसे हमने HOH कंपेयर किया था, ठीक है। तो इसमें देखो नंबर ऑफ कार्बन आइटम सेम है, मगर इसमें अल्फा H क्या है 9 है, इसमें अल्फा H क्या है 5 है, तो ये अनस्टेबल है, इसका HOC ज़्यादा होगा, ठीक है। तो HOC अगेन इफ नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स आर इक्वल देन इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट स्टेबिलिटी। लेकिन HOC केवल अल्कीन के लिए नहीं होगा, अल्केन के लिए भी होगा। जैसे यहाँ पे कोई अल्कीन ही नहीं है तो कंबशन किसी का भी हो सकता है, अल्केन का, अल्कीन का, अल्काइन का, साइक्लो अल्केन का, किसी भी हाइड्रोकार्बन के लिए आ सकता है। बट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन केवल अनसैचुरेटेड कंपाउंड के लिए ही दिए जाते हैं और पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन मैंने किया था पहले, डिस्कस भी किया था, ये मॉलिक्यूल है, अब दोनों में 6 कार्बन आइटम्स हैं, ठीक है। तो किसका HOC ज़्यादा होगा? इन दोनों में 6 कार्बन आइटम है लेकिन ये अनस्टेबल है, इसमें एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है, तो इसका HOC ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को पढ़ना है। हाँ, मैंने आपको बोला 15 मिनट्स में आप लोगों को रिवाइज करना है। इसके बाद में हमने डायरेक्टली अप्लाई किया था केटायन की स्टेबिलिटी, और इस तरीके से हम देख सकते हैं। मान लीजिए कि ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है, सॉरी ये केटायन दिए हुए हैं जो कि इंटरमीडिएट है, तो डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्टली हम कंपेयर कर सकते हैं स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ केटायन। तो यहाँ पर देखोगे आप अल्फा H 9 है, यहाँ अल्फा H 6 है, यहाँ अल्फा H 3 है, ठीक है। और केटायन की स्टेबिलिटी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा H इफेक्ट। बट हमने पूरी टेबल बनाई हुई है। सबसे पहले हम देखते हैं जो डांसिंग रेजोनेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल केटायन होते हैं ये, क्योंकि ये इस तरीके का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक्चुअली डांसिंग रेजोनेंस इज़ नॉट अ टेक्निकल वर्ड, वो तो हमने इसलिए बनाया हुआ है ताकि आपको समझ में आए। इट इज़ साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बेटाइन, बट इसमें एंगल स्ट्रेन कम हो जाता है, सबसे स्टेबल ये होता है, ठीक है। इसके बाद में वो केटायन जो पार्ट ऑफ एरोमेटिक है, दिस इज पार्ट ऑफ एरोमेटिक, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर प्लस M इफेक्ट देखते हैं, फिर प्लस H इफेक्ट, फिर प्लस I इफेक्ट, ये सारे स्टेबलाइजिंग इफेक्ट हैं। दो डिस्टेबलाइजिंग है, वो है माइनस I, उससे ज़्यादा डिस्टेबलाइजिंग माइनस H, उससे ज़्यादा डिस्टेबलाइजिंग माइनस M, और सबसे ज़्यादा डिस्टेबलाइजिंग होता है पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक सिस्टम, ठीक है। तो ऐसा केटायन की स्टेबिलिटी के लिए हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने ये बात भी की हुई है और शायद इस पर भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएं, आ सकते हैं। ब्रिज हेड पोजीशन, तो ऐसे केटायन अनस्टेबल होते हैं, इसको ब्रेड्स रूल कहते हैं, ब्रेड्स रूल। तो ब्रिज हेड पोजीशन पर केटायन क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं, इम्पॉसिबल होते हैं, ठीक है। तो ऐसे केटायन का कोई चांस नहीं है। ऐसे ऑप्शन में आ जाते हैं विच ऑफ द केटायन इज इम्पॉसिबल, ठीक है। तो ये दे दिया, ये दे दिया, ये तो पॉसिबल है मगर ये केटायन क्या है? अनस्टेबल है, ठीक है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एनायन की स्टेबिलिटी को भी कंपेयर किया था। माइनस M इफेक्ट सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज करेंगे, सबसे ज़्यादा तो वो होंगे जो पार्ट ऑफ एरोमेटिक होंगे, ठीक है। जैसे एनायन ये पार्ट ऑफ एरोमेटिक है, और ये एनायन ये पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो ये ज़्यादा स्टेबल होंगे, और इसके बेसिस पर हमने कंपेयर किया था। माइनस M स्टेबलाइज करते हैं, माइनस H करते हैं, ठीक है। CCl3 इज द ओनली माइनस H ग्रुप, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइनस H ग्रुप, ठीक है। और कहाँ ऑपरेट होता है ये? ऑर्थो पैरा पर। मेटा पर अगर CCl3 लगाए तो सिर्फ माइनस I ही लगाना है आपको, ठीक है। और उसके बाद में माइनस M ज़्यादा स्टेबलाइज करते हैं, फिर माइनस H, फिर माइनस I, डी स्टेबलाइज करते हैं प्लस I, प्लस H और प्लस M, ठीक है। तो ये तो बातचीत हुई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की, ठीक है। अब हम लोग बातचीत करते हैं कि एसिड स्ट्रेंथ बेस स्ट्रेंथ में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को इस पे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पर बहुत अच्छा क्वेश्चंस का मॉड्यूल है, जिसमें मोर देन 125 क्वेश्चंस हैं, और वो क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे और वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं एसिड स्ट्रेंथ और बेस स्ट्रेंथ में क्या क्या आप लोगों को रिवाइज करना है। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं एसिड स्ट्रेंथ और बेस स्ट्रेंथ में क्या क्या पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि भाई जो एसिड्स होते हैं दे आर प्रोटॉन डोनेटिंग पार्टिकल्स, और ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं अपने आयंस के साथ में
सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं विद द डिसोसिएशन कांस्टेंट के। तो इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी होगा और उसकी वैल्यू अपन ने मान ली के, ठीक है। ऐसे अपन डिफाइन करते हैं कि जिसका के ज़्यादा होगा उसमें प्रोटॉन लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, के ज़्यादा होगा तो H+ ज़्यादा बनेगा, तो H+ ज़्यादा बनेगा तो एसिड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। इस बारे में काफ़ी डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं। और पीके अगर बढ़ेगा, के अगर बढ़ेगा तो पीके घटेगा, पीके घटेगा तो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, एसिड स्ट्रेंथ का कंपैरिजन, किसका मैक्सिमम के है ये पूछ सकते हैं, किसका मिनिमम के है, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ पीके, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ के, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई जो एनायन है ये अगर स्टेबल है तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। सबसे पहली चीज़ हम ये देखते हैं कि हाइड्रोजन अगर ऐसे आइटम से लगा हुआ है जिसमें कंपैरिजन टॉप टू बॉटम जाने पर हो रहा है, मतलब ये सिंपल से, तो अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये बनाएगा I-, ये Br-, ये Cl-, ये F-। तो साइज अगर बढ़ेगी तो एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी और इस डायरेक्शन में एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। H2O, H2S, तो हाइड्रोजन O से इससे जुड़ा हुआ है, एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है। फिर लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, एसिड स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इन दोनों में देखें आउटर शेल सेम है, 2p है, तो इसकी एसिड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये करने के बाद जब एटम ही सेम हो जाते हैं, जैसे मान लो कि आ जाए HC डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो इन दोनों की एसिड स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, इसकी ज़्यादा होगी क्योंकि प्लस आई लगाएगा तो जो एनायन होगा क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल बनेगा तो क्या हो जाएगा, एसिड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। तो हम किसके बेसिस पर डिसाइड करते हैं, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया एरोमेटिसिटी, अगर मॉलिक्यूल से बनने वाला कॉन्जुगेट बेस एरोमेटिक है तो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड, और अगर एंटी एरोमेटिक है तो वीक होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस और भी हम लोग कर चुके हैं। जैसे मान लीजिए यहां से आपने H+ निकाला तो ये बनेगा एंटी एरोमेटिक, और यहां से आपने H+ निकाला तो ये बनेगा एरोमेटिक, ठीक है। तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं जो एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाले फैक्टर्स हैं वो हैं -M इफेक्ट, फिर -H इफेक्ट, फिर -I इफेक्ट। ये सारे एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। और एनायन क्या है, एनायन इज द कॉन्जुगेट बेस। जैसे मान लो आपने कोई एसिड लिया HA, ये प्रोटॉन लूज किया, A- बना, तो ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट बेस है, ये क्या है, एसिड है। तो ये जितना स्टेबल होगा उतना ही क्या होगा, एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाते हैं, -M, -H, -I। कम कौन करते हैं, +I, और कम कौन करते हैं, +H। सबसे कम कौन करते हैं, +M। तो इसी के बेसिस पर फिनॉल और उसके डेरिवेटिव की हमने एसिड स्ट्रेंथ डिस्कस की हुई है। तो ये बात की थी हमने NO2 मेटा पर, पैरा पर, ठीक है। तो कम से कम आधा घंटा आप लोगों को देना चाहिए और पूरे एसिड स्ट्रेंथ का कंपैरिजन जैसा कि वीडियो में हमने किया हुआ उससे कर लें, ठीक है। यहाँ आपके पास नोटबुक है तो आपको पहले से आता है, सब कर लें। -M इफेक्ट, -I इफेक्ट, -M इफेक्ट, ठीक है। बट ये सबसे वीक हो जाएगा क्योंकि -I लग रहा है। इन दोनों में ये वीक हो जाता है क्योंकि इसमें H बॉन्डिंग होती है, तो ये वीक हो जाता है और ये सबसे स्ट्रांग होगा, ठीक है। और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमने किए हुए हैं। यहाँ पर अगर मान लीजिए Cl लगा दें, मेटा पे Cl लगा दें, कौन स्ट्रॉन्गर होगा बताइए। ये स्ट्रॉन्गर होगा क्योंकि यहाँ -M लगेगा, यहाँ सिर्फ -I लगेगा, ठीक है। तो एसिड स्ट्रेंथ के लिए हमने काफ़ी डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। फिनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव, एसिडिक मतलब
कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, ठीक है। इसके अलावा हमने इस तरह की क्वेश्चन की एरोमेटिक से रिलेटेड बात की हुई है। और एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है SIR इफेक्ट, ठीक है, उसको भी आप लोग थोड़ा सा रिवाइज करें। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनमें एक प्रॉब्लम यह है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में दो टाइप के इफेक्ट बेंजीन लगाता है, एक तो रेजोनेंस इफेक्ट और दूसरा प्लस एम इफेक्ट। तो अगर मान लीजिए कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं तो क्या होगा, इस तरीके का RS बनेगा और इसमें क्या लॉस होगा स्टेबिलिटी का, ठीक है। तो अगर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनते हैं तो स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ज़्यादा चार्ज का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो अब मैं आपसे बोलूँ कि भाई अगर COH ग्रुप की ऑर्थो पोजीशन पर कोई बल्कि ग्रुप लगा रहता है, फॉर एग्जांपल मिथाइल, तो क्या होगा, COH को घुमा देगा ये, ठीक है, और घुमा देगा तो क्या होगा, जैसे मान लो इसमें एनायन बना, तो जो एनायन होगा वो CH3 के साथ रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो क्या होगा, यहाँ से रोटेट कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा तो क्या होगा, बेंजीन के साथ इसका रेजोनेंस कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, और बेंजीन के साथ अगर रेजोनेंस कांटेक्ट खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, मोर स्टेबल हो जाएगा। तो इसके बारे में भी हम लोग काफ़ी बातचीत कर चुके हैं और मैंने आपको बताया भी था, ऐसे याद रखना, सुमो पहलवान COH की गर्दन मरोड़ देगा और एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, ठीक है। जितना बड़ा ग्रुप होगा, जैसे मिथाइल की जगह पे इथाइल आ जाए, ठीक है, या फिर साइक्लोपेंटाइल आ जाए, तो जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना ये इफेक्ट ज़्यादा होगा। बट ये लगेगा कहाँ पर, ओनली ऑर्थो पोजीशन पर, मेटा पे नहीं लगेगा, ये एसिड स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होगा। इसी को बोलते हैं SIR। द ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स कंपेयर्ड टू देयर मेटा एंड पैरा आइसोमर्स, ठीक है, बिकॉज एट ऑर्थो पोजीशन क्या होगा, बिकॉज ऑफ रिपल्शन कार्बोक्सिलेट एनायन फॉर्म्ड विल मूव आउट ऑफ प्लेन, आउट ऑफ प्लेन मूव होने से ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बन पाएंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। एक और इसमें क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट हो सकता है, और इस तरीके से मान लो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, अब इसमें अगर आप देखोगे तो क्या होगा, यहाँ पर और यहाँ पे मैंने CN लगा दिया मान लो, तो जरूरी नहीं कि कार्बोक्सिलिक एसिड पर ही SIR इफेक्ट लगे, ठीक है। इस पर मैंने कुछ क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं, जो प्रैक्टिस मटेरियल है वो करेंगे, उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे तो और क्लियरिटी आप लोगों की बढ़ जाएगी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बल्कि ग्रुप है, ये रोटेट करेगा, इसका -M खत्म हो जाएगा क्योंकि बेंजीन के साथ रेजोनेंस शो नहीं कर पाएगा, बट ये लीनियर है, अगर ये घूमेगा भी तब भी इसका -M लगेगा और इसीलिए एसिड स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में क्या क्या रिवाइज करना है आप लोगों को, इसके बारे में हमने बातचीत करी, और हमने बातचीत करी कि एसिड स्ट्रेंथ में आपको क्या क्या रिवाइज करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि बेस स्ट्रेंथ के लिए क्या क्या आपको रिवाइज करना है, और कुछ क्वेश्चंस जैसे सोडियम के साथ NaOH के साथ NaHCO3 के साथ, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो वो आप लोगों को कैसे अटेम्प्ट करने हैं और उनका रिवीजन कितने टाइम में, बेसिकली जानते तो आप सब कुछ ही हो क्योंकि आप लोगों ने थ्योरी कोर्स कंप्लीट किया है, तो आप लोग सब कुछ ही जानते हो, बट आपको किस तरीके से पढ़ना है, कम टाइम देना है। मैंने बोला एसिड स्ट्रेंथ में आप लोगों को कम से कम 20 मिनट्स देना है, ठीक है। जो क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स आप लोगों ने किए हुए हैं उसका एक बार ढंग से रिवीजन करना है, ठीक है, और उसके बाद फिर बेस स्ट्रेंथ में कितना टाइम देना है वो मैं बताऊंगा। तब तक आप लोग मीनवाइल ये प्रॉब्लम्स जो हैं आप लोगों को दिए हुए हैं इनको डाउनलोड कर लीजिए और अब इनको अटेम्प्ट करना आप स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ आपसे कि जो बेस स्ट्रेंथ में क्या क्या पढ़ना है उसको पढ़ने के बाद ही आप लोग स्टार्ट करें, और फिर जो प्रॉब्लम्स हैं उनका डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जस्ट इन केस आपको लगता है कि यार क्वेश्चंस आप स्टार्ट कर देने चाहिए, ठीक है, वेट नहीं हो रहा, या तो आप लोग स्टार्ट कर दीजिए इस लेक्चर के बाद ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पहले थोड़ा बहुत आइडिया लेंगे बेस स्ट्रेंथ का, जैसा कि मैंने आपको बताया,
और उसके बाद में प्रॉब्लम्स का डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। इस तरीके से आप करीब 3-4 घंटे में, ठीक है, मैंने बोला आपको कि 2-3 घंटे तो आपको रिवीजन करने में लग जाएंगे और 2 घंटे करीब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में लग जाएंगे, 2-2.5 घंटे। तो 5-6 घंटे में, 5 घंटे में आप लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा टाइम आपको देना भी नहीं है, ठीक है। इससे कम टाइम आप दे सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, क्योंकि जेईई मेंस और एडवांस के बीच में भी आपको बहुत कम टाइम दिया गया है, ठीक है। तो इस टाइम ड्यूरेशन में आप इतना ही कर सकते हो। और अगर आपकी थ्योरी परफेक्ट है तो सीधे क्वेश्चंस करें आप लोग, और क्वेश्चंस अगर आप करते हैं और आपकी एक अच्छी स्पीड है तो आप ये 100 क्वेश्चन या 125 क्वेश्चन 2 घंटे में आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं फिर भी कहूँगा कि आप 2 से 3 घंटे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पर दे सकते हो, इससे ज़्यादा टाइम आप लोगों को नहीं देना है। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।